डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम माइटोसिस की बात करेंगे। और माइटोसिस जो है ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व्ड। No sexes are involved and parent cell divides to form two daughter cells containing diploid number of chromosomes. So अभी तक जो बात हमने लिखी है वो ये है कि इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें सेक्सेस मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं हैं। पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करता है तो फॉर्म टू डॉटर सेल। और कितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल्स में? डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। अब ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स का मतलब ये है कि 2n, और 2n का मतलब ये है कि हमारे जितने पेरेंट सेल में होंगे, जिस तरह ह्यूमंस में हमें पता है कि हर सेल में 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स हैं हर बॉडी सेल में। तो जो पेरेंट सेल है वो जब डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा, मिसाल के तौर पर अगर इसको लीवर सेल कंसीडर करें, लीवर सेल, तो लीवर सेल में भी कितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे? 46 पेरेंट में। तो जब पेरेंट सेल टूटकर 2 डॉटर सेल्स में बनेगा, 2 डॉटर सेल्स, तो इनमें भी 2n यानी 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे। इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स कहीं ना कहीं शुरू में किसी ना किसी स्टेप में माइटोसिस के ऑलरेडी डबल हो चुके होते हैं और फिर वो हाफ हो के 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो जो माइटोसिस है इसमें ये बात सबसे ज़्यादा अहम है। और मायोसिस से इसका बुनियादी फ़र्क भी यही है कि मायोसिस जो है उसमें पेरेंट सेल से में जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल में, उससे हर डॉटर सेल में उससे हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, जितने भी बॉडी सेल्स एक्सक्लूडिंग सेक्स सेल्स, that is sperm and ova or egg, इनमें माइटोसिस टेक प्लेस करती है। तो जितने भी हमारे बॉडी सेल्स हैं उनमें माइटोसिस टेक प्लेस करती है। और सिवाय सेक्स सेल्स को छोड़कर, क्योंकि सेक्स सेल्स में जो है वो मायोसिस टेक प्लेस करती है और वो एक डिफरेंट फिनोमिना है, उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये माइटोसिस का एक बुनियादी सा इंट्रो है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेल साइकिल की तरफ चलते हैं। सेल साइकिल में दो स्टेजेस हैं। एक प्रीलिमिनरी स्टेज है जिसके 3 हिस्से हैं माइटोसिस में। माइटोसिस शुरू होने से पहले है ये G1, S और G2 फेज़, और उसके बाद बाकायदा तौर पर माइटोसिस स्टार्ट होती है जिसके 4 फेजेस हैं, यानी प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। तो ये जो प्रीलिमिनरी स्टेजेस हैं इनमें बुनियादी काम होते हैं, जिसमें सबसे बुनियादी और ज़रूरी काम जो है वो DNA की डुप्लिकेशन है।
क्योंकि जब तक डीएनए और क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होगा उस टाइम तक जो है हमारी माइटोसिस स्टार्ट नहीं हो सकती। क्योंकि अभी ये पहले बात की है कि माइटोसिस में पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में सिमिलर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जब तक वो डबल नहीं हों, और पेरेंट सेल ने टूटना है 2 सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में, एक पेरेंट सेल ने, तो फिर जब तक नंबर क्रोमोसोम्स का डबल ना हो चुका हो ओरिजिनल से, उस टाइम तक वो हाफ डॉटर सेल्स में उतने ही यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स नहीं हो सकते। तो जो सबसे बुनियादी काम इन 3 फेजेस में होता है, G1 में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ज़ाहिर बात है कि बॉडी को सेल्स को फ़िज़िकल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो बॉडी मास चाहिए है, प्रोटीन जो है उसके लिए ज़रूरी है। फिर प्रोटीन जो है उसका काम मैसेज ट्रांसफरेशन भी है, प्रोटीन्स के और भी बहुत से काम हैं। तो बेसिकली जो बॉडी स्ट्रक्चर है और या बॉडी मास की एक्यूमुलेशन है, इसको प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। और ये G1 फेज़ में ये सिंथेसाइज होती है प्रोटीन। और आपको पता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्रोमोसोम का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसलिए प्रोटीन की सिंथेसिस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि प्रीलिमिनरी स्टेज में होती है। फिर S फेज़ है। S फेज़ में डीएनए की रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होती है, यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हर सेल में आ जाते हैं, उस सेल में जिसने डिवाइड होना है। और इसके बाद जो G2 फेज़ है, इसमें एरर्स या ओमिशंस बेसिकली चेक होती हैं कि जो डीएनए डुप्लीकेट हुए हैं इनमें कोई एरर या ओमिशन तो नहीं रह गया। तो ये बेसिकली तैयारी है माइटोसिस से पहले, जो सेल जिसने डिवाइड होना है एसेक्सुअली वो ये 3 काम अपने मुकम्मल करता है। स्टूडेंट्स, अब माइटोसिस के 4 फेजेस पे चलते हैं। पहली फ़ेज़ जो है वो प्रो फेज़ है। इसमें जो 5 बुनियादी काम होने हैं तैयारी के बाद, अब बाकायदा तौर पर सेल जो है एरर्स और ओमिशंस के लिए चेक हो गया, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो गए, प्रोटीन्स जो ज़रूरी थी सिंथेसाइज करनी सेल के लिए वो उसने तैयार कर ली, तो बाकायदा तौर पर फिर उसने काम स्टार्ट कर दिया। अब प्रो फेज़ में जो 5 बुनियादी काम होने हैं वो पहला है कि क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, विजिबल हो जाता है। पहले वो क्रोमेटिन मटेरियल के तौर पर एक झिल्ली सी के तौर पर सेल में होता है जो कि अपेरेंट नहीं होता, विजिबल नहीं होता। अब वो कंडेंस होकर बाकायदा तौर पर उसकी आपको 2 लोब्स नज़र आती हैं। इसके बाद सेंट्रियोल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। ये ख़ास किस्म की प्रोटीन है, इनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और ये जो है क्रोमोसोम्स को खींचेंगे फिर बाद में नेक्स्ट फेज़ में। लेकिन बहरहाल सेंट्रियोल्स फॉर्म हो गई, यानी ख़ास किस्म की प्रोटीन जो हमें सेल डिवीजन के लिए दरकार है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिज़ोल्व हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि 2 डॉटर सेल्स बनने हैं और नई मेम्ब्रेन्स आनी हैं, तो एक सेल ने स्प्लिट होकर 2 में जाना है, फिर नई मेम्ब्रेन डेवलप होनी है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। माइटोटिक स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड। स्पिंडल फाइबर्स की बात मैंने की है। सेंट्रियोल्स जो हैं एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो कि इस तरह डंडे की तर्ज पर होती हैं और शायद 9 स्टैक्स की फॉर्म में होती हैं, और एक स्टैक 9 जो है वो इस तरह की डंडियों पर मुश्तमिल है प्रोटीन्स की। तो बेसिकली ये जो सेंट्रियोल्स हैं इसी में से फिर ये स्पिंडल्स यानी धागे या रेशे या थ्रेड्स निकलती हैं जो बाद में जो है क्रोमोसोम्स पे अटैच ऑन करेंगी काइनेटोकोर पे। तो स्पिंडल फाइबर्स जो यहाँ से निकलती हैं वो फिर क्रोमोसोम मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम का एक बुनियादी सा नक्शा है। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है और ये इसका सेंट्रोमियर है
जहाँ पे ये अटैच्ड हैं, और सेंट्रोमियर पे ही वो पॉइंट है काइनेटोकोर जहाँ पे ये सेंट्रियोल से निकलने वाली स्पिंडल्स अपने आप को अटैच कर लेती हैं। तो ये लोब्स हैं। ये ऊपर वाला लोब जो है वो स्मॉलर लोब होता है क्रोमोसोम का, और जो नीचे वाला लोब है वो लार्जर होता है। तो सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहाँ पे क्रोमोसोम का जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये समझ लें उनका फोकल पॉइंट है, जहाँ पे काइनेटोकोर एक स्पॉट है जिस पे आके ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को पकड़ लेती हैं आके। तो ये है वो बात जो यहाँ पर मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यहाँ पे सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन, स्पिंडल्स की फॉर्मेशन, स्पिंडल्स का काइनेटोकोर पे क्रोमोसोम को पकड़ लेना, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट काम है। और क्रोमोसोम का क्रोमैटिन की बजाय क्रोमोसोम के तौर पर विजिबल हो जाना, ये भी प्रोफेज़ में ही होता है। अब हम मेटाफेज़ पे चलते हैं। मेटाफेज़ में होने वाले जो दो ज़रूरी काम हैं, अब जो सेंट्रियोल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, और क्रोमोसोम्स अरेंज कर लेते हैं अपने आप को मिडल ऑफ द सेल पे। तो ये कुछ इस तरह से शक्ल बनेगी। ये अगर एक सेल कंसीडर करें तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं जिनसे स्पिंडल फाइबर्स निकले थे, वो अब पोल्स यानी दीवार के साथ दोनों एंड्स पे चलना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ बीच में क्रोमोसोम्स यानी 1, 2, 3 and 4 ये इस तरह से प्लेट पे दरमियान में करके इकट्ठे हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये मैंने क्रॉस क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड दिखाया है, ये सेंट्रियोल्स दिखाए हैं, ये स्पिंडल्स हैं जो काइनेटोकोर से पहले प्रोफेज में अटैच कर चुके हैं। अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं जिनसे स्पिंडल्स निकले, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया पीछे को, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रोमियर से टूटना शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट फेज़ में, और स्पिंडल्स शॉर्टन होंगी, अब कंडेंस होंगी, शॉर्टन होंगी, और उसके नतीजे में ये सेंट्रोमियर से हर क्रोमोसोम टूटना शुरू हो जाएगा और फिर टूट के ऑपोजिट एंड्स पे चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एनाफेज पे आ गए हैं। स्पिंडल शॉर्टन करती हैं जैसा कि मैंने बताया, और क्रोमेटिड्स जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, और क्रोमेटिड का शायद मैंने ज़िक्र नहीं किया। तो ये जो ये क्रोमोसोम है अगर, तो ये क्रोमेटिड है जो उसका लोब है। तो क्रोमेटिड का मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम, क्रोमेटिड का मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम जो है वो टूट जाएगा और ऑपोजिट प्लेट पे जाएगा, यानी कि 2 क्रोमेटिड्स हैं एक क्रोमोसोम के इस टाइम पे, क्योंकि ये सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। तो फिर ये जब यहाँ पे स्पिंडल्स ने शॉर्टन होना है, सेल एलोंगेट होता जाएगा थोड़ा थोड़ा, और ये सेंट्रियोल्स हैं, स्पिंडल्स सुकड़ गए थोड़े से, और पहले दरमियान में अरेंज थे, और ये जो अब एक एक टुकड़ा है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यानी कि अब क्रोमोसोम इस तरह से 1, 2, 3 और 4, और इसी तरह से 1, 2, 3 और 4। तो जब मैंने 4 दिखाए थे पेयर्स की फॉर्म में, तो अब जो है ये 4 अलहदा हो गए, सेंट्रोमियर से टूट गए, और एक जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम था उसके 2 हिस्से हो गए, और वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो गए, इस वजह से कि स्पिंडल्स शॉर्टन हो गई। डियर स्टूडेंट्स, टीलोफेज लास्ट पार्ट है,
अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ये दोबारा डीकंडेंस हो के क्रोमेटिन मटेरियल के तौर पर हो जाता है, क्योंकि अब सेल जवान नए बन गए हैं। अब इन्होंने फिर दोबारा जब डिवीजन में आना है तो फिर दोबारा से ये सारा साइकिल स्टार्ट होगा। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं ये अब दोबारा डीकंडेंस हो जाते हैं, अब विजिबल नहीं रहेंगे, अब क्रोमेटिन मटेरियल के तौर पर हमें विजिबल होंगे। और सेकंड जो काम यहाँ पे होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, रीअपीयर होना शुरू हो जाती है। और इसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस में साथ ही लिख देता हूँ अलहदा, वो जो है वो सेल का 2 हिस्सों में बीच में से, अब ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमेटिन मटेरियल के तौर पर हो गए, ठीक है। और ये सेल बीच में से डिवाइड होकर हमारे पास 2 डॉटर सेल्स आ गए, ये साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू डॉटर सेल्स। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर गया और नए डॉटर सेल्स आ गए, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जो कि टीलोफेज के बाद होता है। तो ये याद रखिएगा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, यानी डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस विच मीन्स डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। और लास्ट स्टेप जो है वो फिर साइटोकाइनेसिस है, जिसमें सेल बाकायदा तौर पर 2 हिस्सों में बीच में से टूट जाता है और 2 नए डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन इन्वॉल्व है और यही माइटोसिस है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आपका शुक्रिया।